वो अंदर दाखिल हुआ तो वो बेढंगे तरीके से सो रही थी। वो अपने कोट के बटन खोलता उसकी जाने पड़ा जो आधी नीचे को ढलकी हुई थी। वो उसको बेड के किनारे से थोड़ा आगे लिटाने के लिए झुका कि उसकी मखसूस खुशबू उसके नथनों से टकराई थी। वो अभी अभी उसके निकाह में आई थी। वो 15 साल मासूम और खूबसूरत लड़की बनी के तौर पर उसको दी गई थी, जिसके बाप ने उसके चाचू को कत्ल किया था और अब उसको बनी में दिया गया था। इस कत्ल के बदले में अपने मरहूम चाचू का ख्याल आते ही उसके अंदर शरारे फूटने लगे। वो खुद पे जब्त करता पीछे हुआ और वॉशरूम में बंद हो गया। थोड़ी देर के बाद निकला तो वो उसी पोजीशन में बेनियाज सो रही थी। तौबा है, इस लड़की को तो सोना भी नहीं आता। अच्छे खासे बंदे का ईमान खराब थे। उसकी कुर्ती से पेट को नजर आता देखकर वो खुद से बड़बड़ाता अपने बाल टावल से कुछ करने लगा। थोड़ा सा कसमसाई तो उसके सुनहरे बालों के लटे उसके सही चेहरे का तवाफ कर रही थी। ये मंजर देखकर दाइम के दिल में हशर सा बरपा हुआ था। वो 15 साल की होने के बावजूद मुकम्मल हुस्न रखती थी। किसी का दिल भी डगमगा सकता था। वो तो फिर भी श्योर था। वो बाल खुशबू करके उसकी जानिब आया। वो उसके पास झुककर उसको सीधा लिटाया ताकि वो गिर न जाए। अभी उसको छुआ ही था, दाइम ने वो करंट खाकर बेदार हुई। आप कौन है? वो डर के पीछे हुई। बोली, दाइम का दिल किया अपना सर पीट ले, जिसको अपने शोहर का ही नहीं पता। वही हो जिसके साथ तुम्हारा भी निकाह हुआ था, तुम्हारा शोहर। वो चबा चबा कर बोला, वो आप है? वो हैरत से अपने से 15 साल बड़े इस खूबसूरत शख्स को देखते हुए बोली, जी मैं हूँ। वो कहता हुआ उठ खड़ा हुआ और बेड की दूसरी साइड पे आ गया। मैं बनी होकर आई हूँ, फिर आप मुझ पर जुल्म करेंगे, जबरदस्ती अपना हक लेंगे मुझसे। वो अचानक तड़बड़ी आवाज में बोलती उसको चौंका गई। ये सब किसने कहा तुमसे? वो आबरू अचकाकर उसको पूछने लगा, भला इस 15 साल लड़की से अपना हक कैसे वसूल कर सकता था, जिसको शादी का मतलब ये भी नहीं ठीक से मालूम था। फिर वो महज बदले की आग में क्यों उसकी अपनी वहशतों का शिकार बना था। वो निकाह के वक्त कुछ लड़कियां ऐसे बोल रही थी कि जो बनी होकर जाती हैं उनका शोहर उन पर जुल्म करता है और अपना हक वसूल करता है। उसके बाद वो खामोशी से सर झुका गई। टाइम को तजस्सुस बढ़ा। और क्या कहती हैं? वो सवाल करने लगा जो उसको हैरान कर रही थी, जो ये सब कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। वो तो खुद बनी की रस्म के खिलाफ था। कत्ल के बदले कत्ल चाहता था, मगर गांव की रस्मों के आगे मजबूर बेबस हो गया था। इधर आओ मेरे पास, वो अचानक बोला। तो नवाल ने सर उठाया था। वो थोड़ा झिझकते हुए उसके करीब हुई थी। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? उसने अगला सवाल किया था। मैं 8 क्लास में पढ़ती थी, उसने मासूमियत से कहा। उसकी बात सुनकर दाइम ने एकदम उसके बाजू को खींचकर मजीद अपनी जानिब किया। नवाल का दिल उछलकर हलक में आ गया। मेरे करीब होकर बैठो ताकि तुम्हें मुझसे डर न लगे और मुझे समझने में मदद हो। उसके लहजे में नरमी थी। नवाल का दिल बड़ी मुश्किल से संभला था, वरना वो समझी थी कि वह शायद अपना हक लेने लगा है। आप मुझसे जुल्म नहीं करेंगे ना? ना ही अपना हक लेंगे ना? वो मासूमियत से बोलती। दाइम को सीधा अपने दिल में उतरती महसूस हुई थी। उसने आगे बढ़कर उसका सर अपने सीने से लगा लिया। नवाल का नन्हा सा दिल बड़ी जोर से धड़का था। नहीं, मैं अपनी छोटी सी बीवी से कोई जुल्म जबरदस्ती नहीं करूँगा, वो मोहब्बत से बोलता। उसको हैरान कर दिया। सच में? वो उसके सीने से मुंह निकालते हुए फिर यकीन दहानी करने लगी। दाइम का दिल बेख्तियार हुआ था। हाँ सच में, कहने के साथ उसने नवाल की रोशन पेशानी पे अपने लब रख दिए। वो जी जान से लर्जी थी। मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं दूसरों जैसा नहीं हूँ नवाल। वो उसका चेहरा ताम कर उसको रिलैक्स करने लगा, जो सोफे पर होले होले कांप रही थी। दाइम की बात में उसका जिस्म कांपना बंद हुआ था। चलो अब सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है, वो उसको अपने सार से आजाद करता हुआ बोला। तो वो अपनी जगह पर पुरसुकून होकर आंखें मूंद गई थी। नवाल, ये कपड़े क्यों नहीं चेंज किए? चुप नहीं रहे? वो उसके उरूसी जोड़े की जानिब देकर बोला। नवाल ने आंखें खोली। चुप रहे हैं, लेकिन मेरे पास कोई सूट नहीं है, क्या करूं फिर? वो मुंह बनाकर बोली। वो अलमारी की जानिब बढ़ा और उसमें से अपनी एक ट्राउजर शर्ट निकाल कर उसको थमा दी। आज की रात गुजारा कर लो, कर तुम्हारे लिए सारे कपड़े आ जाएंगे। वो इस बात में सर हिलाती वार्डरोब की जानिब बढ़ गई। अब आगे फिर वो इम्तिहान में फंस गई थी। बाल कुर्ती की जिप में अटक कर रह गए थे, जो निकल ही नहीं रहे थे। वो 12 कोशिशें करके थक चुकी थी। उसको ज्यादा वक्त लगता देखकर दाइम भी परेशान हो गया। नवाल, ठीक हो ना? इतना टाइम क्यों लग रहा है? उसने आवाज दी तो वह बेबसी से लपकारती दरवाजे तक आई। ये जिप खोल दें, बाल इसमें अटक गए हैं। वो अपनी बैग उसकी जानिब करती
उसके जज्बों में ईंधन लगा गई थी। शफाफ कमर पे ब्लैक स्ट्रिप उसके हुस्न में मजीद इजाफा कर रही थी। दाइम ने बमुश्किल हाथ बढ़ाकर उसके बालों को जिप से आजाद किया तो जिप खुलकर नीचे आ गई। नवाल ने बमुश्किल अपनी काम वाली कुर्ती को मुट्ठियों में भिगोच कर रखा था, वरना वो ढलक जाती। दाइम का दिल धड़कने लगा था। हो गया है, अब कर लो चेंज, वो कहता हुआ बेड की जाने बढ़ गया और वो चेंज करके कुछ देर बाद निकल आई थी। ये लड़की आज मेरा इम्तिहान लेकर ही छोड़ेगी। वो उसको अपने ट्राउजर शर्ट में देखकर मुस्कुराइज होता बोला था, जो सरापे हुस्न लग रही थी। उसका अपने मुंह और जज्बात पे बंद बांधना मुश्किल हो गया था, जबकि वो नफ्स का गुलाम न था। नवाल खामोशी से सिमट कर उसके पहलू में लेट गई तो उसने भी लाइट ऑफ करके आंखों पे बाजू रख लिया। ये रात उसके लिए इंतहाई मुश्किल थी। वो सुबह जल्दी उठा था, वॉशरूम में जाकर फ्रेश हुआ, बाहर निकलते ही नवाल की तरफ देखा, जो गहरी नींद में थी। वो चंद लम्हे से खामोश देखता रहा। उसके चेहरे पर सुकून और मासूमियत थी। करीब जाकर नरमी से उसका कंधा हिलाया। नवाल, उठ जाओ, सुबह हो गई है। उसकी आवाज़ निहायत ही नरम थी, जैसे कोई किसी मासूम बच्चे को जगा रहा हो। नवाल आंखें मसलते हुए उठ बैठी। वो पलकें झपकाते हुए वॉशरूम को देखने लगी। उसकी उम्र, मासूमियत उसके चेहरे से झलक रही थी। वो बेड से उठी और वॉशरूम की तरफ चली गई। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर निकली, लेकिन उसके बालों की हालत बिगड़ी हुई थी। लंबे घने बाल उलझकर उसके कंधों और कमर पर बिखरे हुए थे। वो बेबस नजरों से दाइम को देखने लगी। ये बाल नहीं सुलझ रहे, क्या करूं, उसने धीमी आवाज में कहा। दाइम ने मुस्कुराकर उसे बैठने का इशारा किया। आओ, मैं ठीक कर देता हूँ। नवाज ने झिझकते हुए कुर्सी पर बैठते हुए उसकी तरफ देखा। दाइम ने पहले तौलिया उठाकर उसके बालों से हल्की नमी को खुश किया। उसके हाथ नर्म और महारत से चल रहे थे। फिर वो आराम से उसके बालों को सुलझाने लगा। तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत है नवाल, लेकिन ये बहुत मेहनत लगाते हैं, इसने हंसते हुए कहा। नवाल ने सर झुका लिया। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। ताइम ने बड़ी एहतियात से उसके बालों के लटों को सुलझाया और फिर उन्हें खूबसूरती से बांध दिया। बस अब बिल्कुल परफेक्ट हो। वो पीछे हटकर उसके चेहरे को देखने लगा। नवाल ने आईने में खुद को देखा और खुश हो गई। थैंक यू दाइम, वो मुस्कुराकर बोली। कोई बात नहीं, आइंदा खुद करना सीखना, लेकिन जब तक तुम्हें जरूरत हो मैं मदद करूंगा, दाइम ने नरमी से कहा और उसके चेहरे पर इत्मीनान देकर मुस्कुरा दिया। वो दोनों फ्रेश होकर कमरे से बाहर निकले। नवाल के चेहरे पर झिझक नुमाया थी। उसके कदम दाइम के साथ साथ चलने में लरज रहे थे। वो हर कदम पर दाइम की तरफ देखती, जैसे उसकी हिफाजत और एतमाद की मुंतजिर हो। दाइम ने उसकी तरफ एक हल्की सी मुस्कुराहट से देखा, जो उसके खौफ को कुछ हद तक कम कर गई थी। नीचे डाइनिंग टेबल पर सब मौजूद थे। जैसे ही वो दोनों अंदर दाखिल हुए, बीजान की नजरें नवाल पर जा ठहरी। उसकी पेशानी पर बल पड़ गए। ये क्या तमाशा है दाइम, इस लड़की को खाने की मेज पर क्यों लेकर आए हो? दाइम ने नवाल का हाथ मजबूती से थाम लिया और अपनी जगह पर इत्मीनान से खड़ा हो गया। बीजान, ये अब से मेरी बीवी है और जहाँ मैं हूँ ये भी वहीं होगी। ये मेरे बराबर में बैठेगी। बीजान का चेहरा गुस्से से शुरू हो गया। मत भूलो दाइम कि ये लड़की तुम्हारे चचा के कातिल की बेटी है। पूरे डाइनिंग हॉल में खामोशी छा गई। सबकी नजरें दाहिम और बीजान पर जम गई थी। नवाल के चेहरे पर रंग फक हो गया था और उसके हाथ लरजने लगे। वो नजरें झुकाए खड़ी थी। दाहिम ने एक गहरी सांस ली और बीजान की जानिब देखा। ये कातिल की बेटी है बीजान, मगर यह खुद कातिल नहीं है। इसके बाप के गुनाहों का हिसाब इसे नहीं लिया जाएगा। दाहिम की आवाज में ऐसा एतमाद और सख्ती थी कि हाल में मौजूद हर शख्स हैरतज़दा रह गया, जैसे किसी ने उस पर सख्ता तारी कर दिया हो। सबकी आंखें दाहिम पर जम गई। बीजान की आंखों में बेयकीनी थी, जैसे उन्हें यकीन न आ रहा हो कि दाइम उनकी बात का इस तरह जवाब दे सकता है। पास खड़ी नवाल खौफजदा हो गई थी। तुम परेशान मत हो नवाल, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन बहस का माहौल इस कदर बोझल था कि नवाल का खड़े रहना मुहाल हो गया था। वो कांपते दिल के साथ खड़े रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर तरफ से नजरें उसे छलनी कर रही थी। आओ ऊपर चलते हैं, वो उसकी हालत देखकर बोला था। बीजान ने गुस्से से कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन दाइम ने उनकी तरफ देखे बगैर नवाल को आराम से अपने साथ ले लिया। वो खामोश थी, मगर उसकी आंखों में आंसू थे। दाइम ने अपने कमरे में लाकर बेड पर बिठाया। अब ये सब बातें सुनने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ मेरी बात सुनोगी, बाकी सब को मैं देख लूंगा। नवाल ने पहली बार उसकी आंखों में एतमाद के साथ देखा और धीरे से सर हिला दिया। दाइम ने मुस्कुराते हुए उसके आंसू साफ किए। चलो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता मंगवाता हूँ, फिर दोनों नाश्ता करते हैं। वो ये कहकर उठ गया। वो नवाल को नाश्ता करवाकर ऑफिस के लिए निकल चुका था और वो अपने कमरे में अकेली थी। सुबह के तक वाकयात के बाद उसका दिल बेहद बोझल था, मगर दाइम ने तसल्लीबख्श अल्फाज ने उसे कुछ सुकून दिया था। वो थकन के बायस दोबारा बिस्तर पर लेट गई और नींद की आगोश में चली गई। कुछ देर हुई थी
कि दरवाजे पर धीमी सी दस्तक ने उसे जगा दिया। उसने आंखें मलते हुए दरवाजा खोला तो सामने एक मुलाजमा खड़ी थी। बीबी जी, बीजान आपको नीचे बुला रही हैं। उसका दिल एकदम से धड़कने लगा। वो सुनकर खड़ी मुलाजमा को देखने लगी, जैसे ये जानने की कोशिश कर रही हो कि उसे नीचे क्यों बुलाया जा रहा है। उसके दिल में वसवसे उठने लगे थे और धीरे धीरे नीचे आई कदम भारी हो रहे थे और दिल धड़क रहा था। जैसे ही वो लाउंज में पहुंची, बीजान की तेज नजरें उस पर गड़ गई थी। याद रखो, दाइम की नरमी से ये मत समझना कि हम तुम्हें अपना लेंगे। अगर तुम चाहती हो कि यहाँ तुम्हें बर्दाश्त किया जाए तो सारे काम तुम्हें करने होंगे, और अगर तुमने इनकार किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ आई। नवाल ने बमुश्किल अपनी हिम्मत जमा की और सर झुकाकर हल्के से सर हिला दिया। उसकी आंखों में खौफ था और दिल बेबसी से भरा हुआ था। बीजान ने इशारा किया, अच्छा आप जाकर मुलाजमा के साथ हवेली के सारे कपड़े धो। उसको एक और धचका लगा। उसे तो इन कामों का बिल्कुल तजर्बा नहीं था, मगर वो कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकी और सर झुकाकर बीजान के हुक्म पर चल पड़ी। मुलाजमा उसे वॉशिंग एरिया में ले गई, जहाँ कपड़ों का ढेर पड़ा हुआ था। कपड़े देखकर नवाल की आंखें फटी की फटी रह गई थी। ये सब धोना है बीबी जी, किसी की मदद नहीं लेना वरना बीजान बुरा पेश आएंगी। और ये कहकर बाहर चली गई। नवाल ने बेबसी से कपड़ों को देखा। उसके हाथ कपड़ों के ढेर को छूते हुए लरज रहे थे, मगर उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता उसने कपड़ों को धोना शुरू किया, मगर थोड़ी ही देर में थकन से चूर हो गई। उसके हाथ सुर्ख हो गए थे, आंखों में आंसू आ गए थे। फिर भी वो हार मानने के बजाय काम करती रही। हर कपड़ा उसके लिए एक नई आजमाइश था। वो दिल ही दिल में सब्र करती कपड़े धोती गई। शाम के साए गहरे हो चुके थे। जब दाइम ऑफिस से हवेली वापस आया तो जैसे ही वो अपने कमरे में दाखिल हुआ, सामने का मंजर देखकर उसके कदम रुक गए। नवाल बेड पर बैठी हुई थी और उसका चेहरा सुर्ख था और आंखों से बेतहाशा आंसू बह रहे थे। वो इतनी मासूम लग रही थी कि दाइम का दिल तड़प उठा। वो तेजी से उसके करीब आया। नवाल, क्या हुआ मेरी जान, क्यों इस तरह से रो रही हो? नवाल ने अपने आंसू साफ करने की कोशिश की, मगर उसकी लरजती हुई आवाज और नम आंखें उसे मजीद बेबस जाहिर कर रही थी। वो एकदम दाइम के गले लगी और सिसकियां लेते बोली। वो उसके गले लगने से बौखला गया। आज आज मुझसे बीजान ने बहुत सारे कपड़े धुलाए, लेकिन देखें, मैं बहुत थक गई हूँ। मेरी कमर बहुत दर्द कर रही है। यह सुनकर उसके अंदर गुस्से की एक लहर उठी, मगर वो नवाल के सामने खुद पर काबू पा गया। उसने नवाल को अपने बाजू में भर लिया। चलो लेटो, मैं तुम्हारी कमर दबाता हूँ। नहीं नहीं, आप ये क्या कर रहे हैं? उसने फौरन इनकार किया था। चुपचाप लेट जाओ नवाल, ये मेरा हुक्म है, वो थोड़ी सख्ती से बोला। नवाल बेबस होकर लेट गई। दाइम ने हल्के हाथों से उसकी कमर दबाना शुरू की। उसके हाथ इतने नरमी से हरकत कर रहे थे। उसने इसके कंधे, बाजू और नन्हे जिस्म के हर हिस्से को इस तरह दबाकर सुकून दिया कि नवाल के चेहरे पर आहिस्ता आहिस्ता सुकून के आसार जाहिर होने लगे। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी, वो शर्म से सुर्ख पड़ती हुई बोली थी। तुम मेरी जिम्मेदारी हो नवाल, तुम्हारा हर दुख मेरा है और तुम्हारी हर थकन मेरी है। इसकी बात पे नवाल के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और वो आहिस्ता आहिस्ता नींद की आगोश में चली गई। दाइम ने उसके चेहरे को प्यार से देखा, उसकी पेशानी पर एक नर्म बोसा दिया और उसका कंबल दुरुस्त करके खामोशी से उठ खड़ा हुआ। वो कमरे से बाहर निकल गया। वो तेज कदमों के साथ बीजान के कमरे की तरफ बढ़ा था। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख था और आंखों में एक गैर मामूली सख्ती थी। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, वहां बीजान, दादा जान और दूसरे बुजुर्ग गुफ्तगू में मसरूफ थे। दाइम ने सीधा बीजान की तरफ देखा। बीजान, आपने नवाल से पूरी हवेली के कपड़े धुलवाए, क्या घर के बाकी मुलाजमीन खत्म हो गए थे? उसकी आवाज में गुस्सा था। बीजान, जो सुकून से बैठी थी, उसके सवाल और लहजे पर फौरन चौंक गई। उसके चेहरे पर गुस्सा उभरा था। वो उठ खड़ी हुई। दाइम, ये किस तरह का लहजा है? क्या तुम अब हमसे इस तरह से बात करोगे? जब से वो लड़की इस घर में आई है, तुम्हारी जबान और रवैया दोनों बदल गए हैं। भूल गई हो कि हम तुम्हारे बड़े हैं। बीजान, मुझे माफ कीजिए, लेकिन बात मेरी बीवी की है। वो इस घर में जैसे ही आई है, चाहे बनी होकर या मेरी मर्जी से, लेकिन अब वो मेरी इज्जत है। मैं नहीं चाहता कि कोई उसे मुलाजमों जैसा समझकर उसके साथ ज्यादती करे। वो अपने गुस्से को पीता निहायत अकल से बोला था। बीजान की नजरें सख्त हो गई, मगर वो खामोश रही। दाइम ने एक कदम आगे बढ़ाया था। आइंदा कोई भी काम मुलाजमीन से कराया जाए, नवाल से नहीं। मैं अपनी बीवी की इज्जत और सुकून पर कोई समझौता नहीं करूंगा। उसकी बात पे कमरे में सन्नाटा छा गया। दादा जान और बाकी बुजुर्ग हैरत से दाइम को देख रहे थे। बीजान का गुस्से से कांपता हुआ चेहरा उनकी खामोशी का गवाह बन चुका था। दाइम ने एक नजर सब पर डाली और मजबूत कदमों के साथ कमरे से बाहर निकल गया। अपने पीछे एक भारी खामोशी छोड़ गया था। रात का वक्त था। डाइनिंग हॉल में
दस्तरखान सजाया जा चुका था। बीजान और बाकी घर वाले अपनी नशिस्तें संभाल चुके थे, मगर दाइम और नवाल गायब थे। बीजान ने इर्द गिर्द देखते हुए मुलाजमा को बुलाया। दाइम कहाँ है? और उस लड़की ने खाने के वक्त डाइनिंग टेबल पर आना क्यों नहीं पसंद किया? बीजान, वो अपने कमरे में खाना मांग रहे हैं, मुलाजमा ने अदब से कहा था। यह सुनकर बीजान का चेहरा सुर्ख हो गया। जाकर दाइम को कहो कि फौरन नीचे आए और डाइनिंग टेबल पर खाना खाए। हवेली के उसूल इस तरह नहीं बदलते, वो उससे से बोली थी। मुलाजमा सर हिलाती हुई फौरन उसके कमरे की तरफ चल दी। कमरे के अंदर दाइम और नवाल सुकून से बैठे हुए थे। नवाल के चेहरे पर एक अजीब सी शर्मिंदगी का इम्तिजाज था और दाइम उसकी तरफ मोहब्बत भरी नजरों से देख रहा था। मुलाजमा ने दस्तक दी थी। साहब, बीजान ने कहा है आप डाइनिंग टेबल पर आकर खाना खाएं। बीजान से जाकर कह दो मैं और नवाल डाइनिंग टेबल पर नहीं आएंगे, हमारा खाना कमरे में ही दिया जाए। ये फैसला मेरा है और इस पर कोई समझौता नहीं होगा, उसने संजीदगी से कहकर दरवाजा बंद कर दिया। मुलाजमा सहमे हुए अंदाज में सर हिलाती हुई वापस चली गई और बीजान को जाकर ये पैगाम दिया। बीजान जो पहले ही गुस्से में थी, ये सुनकर मजीद भर गई। उनके चेहरे की सख्ती और नजरों की चमक खौफनाक हो गई। उन्होंने गुस्से से मेज पर हाथ मारा था। ये लड़की दाइम को हमसे दूर करने की कोशिश कर रही है, ये सब उसी के असरात हैं। बीजान का दिमाग नफरत और गुस्से से भर चुका था। उनके दिल में नवाल के लिए साजिशी ख्यालात जन्म लेने लगे थे। नवाल जो अपनी मासूमियत में दाइम की मोहब्बत से मुतमिन थी और इस बात से बेखबर थी कि बीजान के दिल में उसके खिलाफ नफरत की आग मजीद भड़क चुकी है। सुबह का वक्त था और दाइम मामूल के मुताबिक ऑफिस के लिए रवाना हो चुका था। वो अपने कमरे में बेड पर बैठी मोबाइल पर कार्टून देखने में मगन थी। उसका नया मोबाइल दाइम ने लेकर दिया था ताकि वो अपनी दुनिया में खुश रहे और हवेली की सख्तियों से दूर रह सके। बीजान जो पहले ही दाइम की मोहब्बत और नवाल की मौजूदगी से कुढ़ रही थी, दिल में नफरत का तूफान लिए कमरे में आई। उन्होंने जब नवाल को इस बेफिक्री से मोबाइल पर वक्त गुजारते देखा तो उनकी बर्दाश्त का बंधन टूट गया। वो गुस्से से कमरे के अंदर आई और एक झटके में नवाल के हाथ से मोबाइल छीनकर दीवार में दे मारा। मोबाइल दीवार से टकराकर चकनाचूर हो गया। नवाल ने खौफजदा नजरों से बीजान की तरफ देखा, लेकिन इससे पहले कि कुछ कह सकती, बीजान ने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर दे मारा। थप्पड़ की शिद्दत से नवाल का सर दीवार से जा लगा और वह दर्द से चीख उठी। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई कि हमारे उसूलों के खिलाफ जाओ, दाइम को हमारे खिलाफ भड़का रही हो? अपनी उम्र और हैसियत देखो। किसी ने कहा था कि तुम हमारी शिकायत करो? उनकी आवाज से दरो दीवार हिल गए थे। नवाल जो दीवार के साथ सहमी हुई खड़ी थी, रोते हुए मुश्किल बोली थी, बीजान मैंने कोई शिकायत नहीं की। लेकिन उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही बीजान ने एक और थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। बीजान ने मुलाजमा को आवाज दी, इसे नीचे लेकर आओ। मुलाजमा फौरी तौर पर कमरे में दाखिल हुई और नवाल जो खौफ और बेबसी के आलम में थी, घसीटते हुए नीचे ले जाने लगी। वह जोर जोर से चीखने लगी, चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दो प्लीज। लेकिन उसकी आवाज किसी ने ना सुनी। नीचे हवेली के बड़े कमरे में सब बुजुर्ग और हवेली के दीगर अफराद मौजूद थे। सबने मुलाजमा को नवाल को घसीटते हुए आते हुए देखा। बीजान ने फिर से नवाल के मुंह पर थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। हर थप्पड़ के साथ उसके गुस्से का इजहार मजीद शदीद होता चला गया। नवाल की चीखें और सिसकियां हवेली में गूंजने लगी थी। एक और जोरदार थप्पड़ के बाद उसका होंठ फट गया था और उसमें से खून रिसने लगा। मीर शाह ने आगे बढ़कर बीजान को रोकना चाहा, मगर दादा जान ने उसको बाजू से थामकर रोक लिया और फिर बीजान ने इतनी कुव्वत से उसको थप्पड़ मारा जिससे वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। उसका नाजुक जिस्म मजीद ताब न सका और वो बेहोश हो गई। एन उसी वक्त दाइम हवेली में दाखिल हुआ। वो अपनी कोई फाइल लेने आया था, मगर नवाल को जमीन पर बेहोश और उसके होंठों से रिसने वाला खून देकर उसके अंदर का तूफान शिद्दत अख्तियार कर गया। वह भागते हुए नवाल के पास आया, उसे बाहों में उठाया। ये सब क्या हो रहा है? किसने किया है ये? वो चीखा था, मगर किसी ने कोई जवाब न दिया। वह एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर नवाल को उठाकर हवेली से बाहर निकला और फौरन गाड़ी में डालकर अस्पताल की तरफ रवाना हो गया। नवाल की बेहोशी और चेहरे पर लगे जख्म उसकी रूह को चीर कर रख गए थे। उसके दिल में सिर्फ एक सवाल गूंजता था, आखिर क्यों इस मासूम के साथ ऐसा? उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी थी। नवाल उसकी गोद में बेहोश पड़ी थी, उसके होंठ से खून बह रहा था और चेहरे पर थप्पड़ों के निशान साफ देखे जा सकते थे। उसकी सांसें मामूली सी थी, लेकिन उसकी बेहोशी दाइम के दिल को जख्मी किए जा रही थी। अस्पताल पहुंचते ही वह उसे फौरन इमरजेंसी में ले गया। डॉक्टर ने उसको स्ट्रेचर पर लिटाया और उसका फौरी मारना शुरू कर दिया। वो बेचैनी से बाहर टहल रहा था, उसका दिल बेकाबू होकर धड़क रहा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आया था। आपकी पेशेंट को काफ़ी शदीद तशद्दुद का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से ये बेहोश हो गई थी। हमने उन्हें ड्रिप लगा दी है।
खुशकिस्मती से इनकी हालत खतरे से बाहर है। लेकिन डॉक्टर के अल्फाज रुक गए, जैसे ही वो मजीद कुछ कहना नहीं चाहते थे। लेकिन क्या डॉक्टर साहब, साफ साफ बताएं, दाइम ने बेकरारी से पूछा था। देखे, इन पर जिस्मानी तशद्दुद किया गया है और ये किसी भी हालत में दुरुस्त नहीं है। एक मासूम का उम्र बच्ची पर इस तरह का जुल्म नाकाबिल कबूल है। आपको इनका खास ख्याल रखना चाहिए था। ये सुनते ही दाइम की रूह जैसे लरक गई। उसके दिल पर एक बोझा आन पड़ा था। वो खुद को इस बात पर मलामत करने लगा कि उसने नवाल को हवेली में छोड़ा ही क्यों। उसकी मासूमियत, उसका नाजुक वजूद और उसके खिलाफ हवेली वालों की सफाकियत, ये सब सोचकर दाइम का दिल फटने लगा। नवाल को वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया था और उसके पास बैठ गया। उसका हाथ थामे अपनी आंखों से बहने वाले आंसू रोकने की नाकाम कोशिश करने लगा। वो उसके चेहरे पर पड़े जख्मों को देख रहा था, जो उसकी बेबसी और दर्द के गवाह थे। उसने दिल ही दिल में एक फैसला कर लिया था कि वो नवाल को अब कभी हवेली नहीं ले जाएगा। वो इस मासूम को उन बेसू के दरमियान मजीद नहीं छोड़ सकता। मैं इसका मुहाफिज हूँ, इसका साथी और इसकी खुशियों का जिम्मेदार भी। मैं कैसे इससे लापरवाही बरत सकता हूँ, वो खुद से बोला था। उसका दिल ये सब सोचकर और ज्यादा धड़कने लगा था। लेकिन वक्त ने उसे ये बता दिया था कि वो उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन चुकी है। वो अपनी मोहब्बत को मजीद किसी के जुल्म का शिकार होते नहीं देख सकता था। दाइम ने उसके चेहरे पर मोहब्बत से हाथ रखा। मेरी जान, अब तुम्हें किसी चीज को खौफ नहीं होगा। मैं हूँ तुम्हारे साथ हमेशा। नवाल बेहोशी की हालत में थी, लेकिन दाइम की बातों में मोहब्बत और खुलूस साफ झलक रहा था। फार्म हाउस की खामोश फिजा में दाइम नवाल को लेकर आया था। गाड़ी से उतरते ही नवाल ने चारों तरफ निगाह दौड़ाई। ये जगह एक ख्वाब जैसी लग रही थी। दूर दूर तक फैला सब्जा, एक पुरसुकून सा माहौल और वो खूबसूरत घर जो दाइम ने नवाल के लिए चुना था। मगर उसकी आंखों में अब वो चुप थी जो दाइम को बेचैन कर रही थी। दाइम ने आहिस्ता से उसको सहारा दिया और उसे फार्म हाउस के अंदर ले आया। उसने नवाल को एक आरामदेह सोफे पर बिठाया और उसके कदमों में बैठकर मोहब्बत भरी नजरों से उसे देखने लगा। नवाल की आंखों में थकन और दुख था, जबान पर खामोशी की मोहर लगी हुई थी। नवाल, ये घर अब हमारा है, सिर्फ तुम्हारा और मेरा। यहाँ कोई नहीं होगा जो तुम्हें तकलीफ दे, कोई नहीं जो तुम्हारी इज्जत को रोक सके। हम यहाँ सुकून से रहेंगे, दूर से उन सब से जो तुम्हें रुला देते थे। नवाल ने आंखें उठाकर उसकी तरफ देखा, लेकिन वो कुछ न कह सकी। दाइम उसकी खामोशी के पीछे पीछे दर्द को महसूस कर सकता था। वो उठ खड़ा हुआ। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। ये कहकर वो किचन की जाने पड़ा। वह मुलाजमा से किचन से खाना लेकर आया तो उसने प्लेट नवाल के सामने रखी। अपने हाथों से निवाले बनाकर उसको खिलाने लगा। चलो खाओ, तुमने बहुत देर से कुछ नहीं खाया। आप सच कह रहे हैं, हम वाकई इस घर में रहेंगे। वो चौंक कर बोली तो दाइम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हाँ नवाल, ये घर सिर्फ तुम्हारा और मेरा है। यहाँ कोई और नहीं होगा, कोई जुल्म करने वाला, कोई तकलीफ देने वाला। ये घर सिर्फ तुम्हारे लिए है, तुम्हारे सुकून के लिए। वो मोहब्बत से बोला था। उसकी आंखों में मासूम सी चमक आ गई थी। वो बच्चों की तरह खुश हो गई और बेख्तियार दाइम के गले लग गई। दाइम ने हल्के से उसे थपथपाया। थोड़ा सा फासला रखकर बात किया करो मेरा बच्चा, वरना फिर खुद ही मुश्किल में पड़ जाओगी। वो उसके होंठों का लफ्ज अपने सीने पर महसूस करता मखमूर से लहजे में बोला, क्या मतलब, कौन सी मुश्किल? नवाब ने हैरानी से पूछा। कुछ नहीं, तुम आराम करो, कमरे में जाकर मैं ये बर्तन रख कर आता हूँ। ताइम ने उसे शरारती नजरों से देखकर कहा। वो अंकों की तरह उसको देकर रह गई थी। दाइम की मैनी खेल बात उसके सर के ऊपर से गुजर गई थी। वो दाइम के फोन पर कार्टून देखने में मगन थी और दाइम उसके पास बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। नवाल की मासूम हंसी और कार्टून के किरदारों की आवाजों ने माहौल को हल्का फुल्का बना रखा था। लेकिन अचानक दाइम के फोन की स्क्रीन पर कॉल आने लगी। नवाल ने बेदीहानी में फोन उठाया, स्क्रीन पर नजर दौड़ाई। उस पर लिखा हुआ था बीजान। उसके जहन को उलझा गया। आपके फोन पर कॉल आ रही है, उसने आहिस्ता से कहकर फोन दाइम को पकड़ा दिया। उसने फोन नवाल के हाथ से लिया और कॉल उठाते ही जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। उसके कदमों की रफ्तार और चेहरे की संजीदगी नवाल को कुछ अजीब सा लगा, मगर वो खामोश रही। दाइम ने कमरे से बाहर जाकर फोन कान से लगाया तो दूसरी तरफ बीजान का गुस्से से भरा लहजा सुनाई दिया था। कहाँ हो तुम दाइम? 2 दिन हो गए हैं तुमने हवेली में कदम नहीं रखा। उनके लहजे में सख्ती और तल्खी नुमायां थी। उसने गहरी सांस ली। बीजान, अब मैं इस हवेली में कदम नहीं रखूंगा जब तक आप लोग नवाल को दिल से कबूल नहीं करेंगे। वो बेशक बनी होकर इस घर में आई, लेकिन अब वो मेरी बीवी है। दाइम में क्या की इज्जत है। अगर उसके साथ कोई बुरा सलूक करेगा या उसके खिलाफ कोई बात करेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये सब सुनकर बीजान का गुस्सा और बढ़ गया।
ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम अपनों को छोड़कर उस लड़की के लिए? दाइम ने बीच में ही उसकी बात काट दी और इस आवाज में एक गैर मामूली ठहराव और सख्ती थी। बीजान, मैं अपना फैसला कर लिया है। जब तक आप लोगों के दिलों से नवाल के लिए नफरत खत्म नहीं होती, मैं उस घर में वापस नहीं आऊंगा। ये कहकर उसने बिना तवक्कुफ के फोन बंद कर दिया। बीजान दूसरी तरफ सुलग कर रह गई। उनके चेहरे पर बेबसी और गुस्से के मिले जुले आसार थे। दाइम ने फोन बंद करके एक लम्हे को खुद को संभाला, गहरी सांस ली और अपने अंदर के गुस्से को काबू में लाते हुए कमरे की तरफ वापस लौट आया। कमरे में वापस आते ही दाइम ने नवाल की तरफ देखा, जो अब उसके लैपटॉप पर कार्टून देखने में मगन थी। वो कुछ देर उसे देखता रहा। चलो नवाल, अब बहुत कार्टून देख लिए, अब सो जाओ, वो नरमी से बोलता उसके पास आया। नहीं, मुझे अभी और कार्टून देखने हैं। उसने लैपटॉप से नजरें हटाए बगैर कहा। उसकी जिद पर वो सर पकड़ कर रह गया। उसने हमेशा एक बाशऊर, अपनी हम उम्र और समझदार बीवी का ख्वाब देखा था, जो उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। मगर हकीकत ये थी कि उसे ये मासूम और जिद्दी सी 15 साल लड़की मिली थी, जो अपनी दुनिया में मगन रहती थी। मगर उसकी मासूमियत और बच्चों जैसी हरकतों ने उसके दिल में एक खास जगह बना ली थी। वो उस मासूम लड़की से मोहब्बत करने लगा था। अपनी सोचों को झड़कता बैठ गया। ठीक है, देख लो कार्टून। उसने मोबाइल में उसके लिए नए कार्टून लगा दिए, फिर खुद लैपटॉप उठाकर अपने काम में मशगूल हो गया। दोनों अपने काम में मशगूल थे कि अचानक लाइट चली गई। नवाल के चेहरे पर खौफ के आसार नमूदार थे। वो यकदम उछलकर दाइम की गोद में आ बैठी। दाइम उसकी घर मुतवक्का हरकत पर बौखला गया। ये क्या कर रही हो नवाल? कुछ नहीं होता, आराम से बैठो, आ जाएगी लाइट। वो संभल कर बोला, नहीं, मुझे डर लग रहा है, मुझे आपके पास ही रहना है। वो खौफ से कांपती हुई बोली थी। दाइम ने फौरन मोबाइल की टॉर्च ऑन की, ताकि कमरे में थोड़ी रोशनी हो सके। नवाल का चेहरा उसके कंधे के करीब था और उसके होंठ बेख्तियार नवाल के गर्दन से मस हो गए। उसकी कुर्बत ने दाइम को अंदर एक तूफान बर्पा कर दिया था। वो मुश्किल से अपने जज्बात को काबू में रखने की कोशिश करने लगा था। नवाल को मजीद नजदीकी ने उसको बेचैन कर दिया। नवाल प्लीज, मेरे सब्र का इम्तहान मत लो, साइड पे होके बैठो, कुछ नहीं होता। वो जब्त की इंतहा पर था। शायद नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे आपकी गोद में रहना है, वो जीती बच्चे की तरह बोली थी। दाइम ने खुद को बड़ी मुश्किल से काबू में रखा। उसका दिल बहकने लगा, मगर वो चाहता था कि उसे अपने जज्बात पर काबू पाना जरूरी है। वो 15 साल की मासूम लड़की थी, उसकी जिद्दों की ताब नहीं ला सकती थी। कुछ लम्हों बाद लाइट से वापस आ गई। टाइम ने सुकून की सांस ली थी। यार, अब तो पीछे हो जाओ, लाइट आ गई है, मुझे काम करना है। वो उसकी गोद से उतरकर साइड टेबल पर बैठ गई थी। मगर टाइम की हालत बेहद नर्वस थी। वो गहरी सांस खींचकर वापस अपने काम में मशगूल हो गया। वो अपने ऑफिस में बैठा काम में मसरूफ था। उसकी तवज्जो मुकम्मल तौर पर स्क्रीन पर थी, जब अचानक दरवाजा खुला और दादा जान और मीर शानदार दाखिल हुए थे। उन्हें देखकर टाइम चौंक गया और फौरन एहतरामन खड़ा हो गया। बाबा जान और दादा जान, आप प्लीज बैठे। वो उनकी जानिब बढ़ा था। दादा जान और मीर शाह खामोशी से सोफे पर बैठ गए। दाइम ने उनके लिए पानी मंगवाकर खुद भी करीब बैठ गया। मीर शाह की गहरी नजरें और दादा जान की खामोशी उसे बेचैन कर रही थी। दाइम, ये क्या कर रहे हो तुम? एक लड़की के लिए तुम हम सबको छोड़ रहे हो? मीर शाह ने बात का आगाज किया था। बाबा जान, वो लड़की सिर्फ लड़की नहीं, वो मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है। वो मजबूत लहजे में बोला था। मत कहो वो तुम्हारी बीवी है, वो बनी के तौर पर आई है। उसके बाप ने तुम्हारे चचा को कत्ल किया, ये भूल गई हो? दादा जान ने अपना ऐसा जमीन पर रखकर मारा, सख्त आवाज में कहा था। दाइम का चेहरा एक पल के लिए सपाट हुआ। दादा जान, मैं कुछ नहीं बोला, सब याद है, हर बात हर जगह। मगर ये भी याद है कि वो मासूम लड़की कातिल नहीं है, इसका बाप कातिल है। मैं हमेशा बनी की रस्म के खिलाफ था। मैंने आप सबको पहले ही कहा था कि मुझसे उम्मीद ना रखिएगा कि मैं रस्म को निभाऊंगा, मगर फिर भी आपने जबरदस्ती मेरा निकाह मुझसे 15 साल छोटी मासूम लड़की से करवा दिया। अब जब ये सब आप लोगों की मर्जी से हुआ है, तो अब मेरे फैसलों के साथ चलना होगा आप सबको, वरना ये बिजनेस, ये सब कुछ भी मैं छोड़ दूंगा। उसे सख्त और कड़े लहजे ने ऑफिस की फिजा में खामोशी भर दी थी। वो दाइम, जो हमेशा उनके हर हुक्म के आगे सर झुका देता था, आज उन्हें खरी खरी सुना रहा था। दादा जान को यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये वही दाइम है। दादा जान ने थोड़ी देर के लिए खामोशी अख्तियार की। देखो बेटा, गुस्से में फैसले इस तरह नहीं किए जाते, हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हारी बात सुन ली, लेकिन नवाल और तुम हवेली वापस आ जाओ। वो तहम्मुल से बोले थे। नहीं दादा जान, मैं मजीद इस पर जुल्म नहीं होने दूंगा। वो सिर्फ 15 साल की, आप लोगों ने उसकी उम्र का भी ख्याल नहीं किया और उसे अपनी नफरतों का निशाना बना डाला। कम अज कम उसके बड़े होने का इंतजार तो कर लेते, फिर नफरत कर लेते। अभी वो शादी का मतलब ही नहीं जानती, नफ्सों का मतलब भी नहीं जानती, और आप सबने उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। मेरी जान को किसी ने कुछ नहीं कहा, वो उस पर जुल्म करती रही, मगर अब नहीं। जब तक मैं जिंदा हूँ, उस पर एक आंच भी नहीं आने दूंगा।
उसकी आवाज़ में वो शिद्दत थी। क्यों दादा जान और मीशा को खामोश कर दी थी। बेटा हम तुम्हारी बात को समझते हैं, हम कोई हल निकालेंगे, मगर तुम हवेली वापस आ जाओ। मीरशाह ने भी उनको समझाना चाहा था। जब आप लोग कोई हल निकाल लेंगे और नवाब के साथ कोई इंसाफ करेंगे तभी मैं वापस आऊंगा, इससे पहले नहीं। किसी ने दो टूक जवाब दिया था। दादा जान और मीरशाह एक दूसरे की जानिब बेबसी से देखने लगे। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हें मुनासिब लगे। दादा जान और मीरशाह आहिस्ता कदमों से ऑफिस से बाहर निकल गए थे। वो गहरी सांस लेकर कुर्सी पर गिरा। उसके दिल में दुख और गुस्सा दोनों मौजूद थे, मगर उसने फैसला कर लिया था कि अब वो उस मासूम के हक के लिए हर हाथ से गुजर जाएगा। वो ऑफिस से थका हारा वापस आया और जब दरवाजा खोलकर अपने कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी नजर नवाज पर पड़ी, जो नीले रंग की साड़ी पहने हुए थी। वो अपनी सादगी और मासूमियत में साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो एक लम्हे के लिए चुपचाप खड़ा रह गया, जैसे उसकी आंखों के सामने कोई हसीन ख्वाब आ गया। वो कदम कदम चलते हुए उसके करीब पहुंचा और बेख्तियार उससे पूछ बैठा, ये साड़ी तुम्हारे पास कहाँ से आई? मैंने तो तुम्हें नहीं लेकर दी। तुम मुलाजमा सकीना आंटी की बेटी है ना, वो लेकर आई थी, तो मैंने कहा मैं भी पहन के देखती हूँ। मुझे पसंद आई। इसके लहजे में मासूमियत थी। वो सर पकड़ कर रह गया। फिर अचानक नवाल की साड़ी, जो ठीक से बंधी हुई नहीं थी, खुलकर जमीन पर गिर गई। नवाल के तमाम नशे वफरात दाइन के सामने बाज गए। उसका नाजुक नींद भरना वजूद दाइन के सामने कयामत केस मंजर पेश कर रहा था। वो उसको गहरी निगाहों से देख रहा था। वो फौरन शर्मिंदा होकर साड़ी को उठाने लगी। मुझे साड़ी ठीक से पहनने नहीं आती, प्लीज मेरी मदद करें ना दाई। वो बेचारी से बोली थी। मैं कैसे मदद करूं, मुझे नहीं आती, मेरा बच्चा। वह उसको बच्चों की तरह पुचकारने लगा था। तो फिर आप फोन से देखकर पहना दें, मुझे नहीं पहननी आ रही। दाई उसकी जिद के आगे हार कर बैठा। ठीक है। वो अपना फोन निकाल कर साड़ी बांधने का तरीका देखने लगा। दाई के दिल में एक जज्बाती तूफान मच रहा था। नवाज की गुर्बत में उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। उसका दिल चाह रहा था क्योंकि वो उस नन्हे वजूद को अपनी बाहों में भर ले, मगर जानता था वो अभी बहुत छोटी है, उसकी जिद्दों को नहीं सह सकेगी। उसने अपने जज्बात पर काबू पाया और साड़ी को दुरुस्त तरीके से उसको पहना दिया। वो कयामत की लग रही थी। नीले रंग की साड़ी में एक मुकम्मल हसीन ख्वाब की तरह लग रही थी। वो उसको देखता रह गया। आखिर इतना रूप वो कहाँ से लाती थी? बताएं कैसी लग रही हूँ? पल्लू को लहराकर बच्चों की तरह खुश होते पूछने लगी। बहुत अच्छी लग रही है, वो बेख्तियार बोलता। उसको सीने से लगाकर उसके माथे पर बोसा दे दिया। वो जवाब बेहद खुश नजर आ रही थी। आगे बढ़कर दाइन की तरह उसको गले लगाकर उसके माथे पर बोसा देती थी। वो हक्का बक्का रह गया उसकी इशारत पे। उसको अचानक एक शरारत सूझी थी। उसने आगे बढ़कर नवार के लबों पे अपने लब रखकर उसको जोर से सिक किया तो उस सिसकारी भर कर रह गई। चलो अब ऐसे भी करो, वो मुस्कुराकर बोला। नहीं, ऐसे दर्द हुआ। वो मासूमियत से मुंह बनाकर अपने मोटों को सहलाते हुए बोली थी। वो मुस्कुराकर उसको खुद में देख गया। वो जानता था इस वक्त उसकी मासूमियत और उसका बचपन ही उसका सबसे बड़ा जमाल था। बीजान के कमरे का माहौल खासा सर्द और दबाव से भरा हुआ था। दादा जान, मीर शाह और हवेली के बाकी बुजुर्ग अपनी जगह पर सर झुकाए खामोशी से बैठे थे। बीजान के चेहरे पर उलझन, गुस्से और बेबसी का इंतजार था। उनकी आंखों में वही शोले जल रहे थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि दाइम इस हद तक जा सकता है। ये वही दाइम है जो हमेशा मेरी हर बात मानता था, और अब तुम लोग उसे मनाने के लिए उसके ऑफिस आ गए, लेकिन वो फिर भी वापस नहीं आया। आखिर ऐसा क्या जादू किया है उस लड़की ने? क्या बात है उसने उसे इस हद तक बदल दिया है? प्लीज जान, जो भी है, हमें अब हकीकत को तस्लीम करना होगा। उसने वादे अल्फाज में कह दिया है कि जब तक हम नवाल के साथ अपना रवैया दुरुस्त नहीं करते, वो उस घर में कदम नहीं रखेगा। हमें उसकी बात माननी पड़ेगी, वरना यह मसला और बढ़ जाएगा। मीर शाह ने तफसील से उन्हें आगाह किया। बीजान ने अपने चेहरे पर उलझन का तासर मजीद गहरा कर लिया। उनकी पेशानी की चिकने वजह हो गई थी। उन्होंने एक गहरी और तवील सांस ली थी। उसका मतलब है कि हम उस चट्टानवर लड़की के सामने थक कर झुक जाएं, जो बनी के रस्म के तहत इस घर में आई थी, जिसके बाप ने हमारे खानदान का खून बहाया। बीजान जवान खून है। अगर वो हमसे और बदगुमान हो गया तो उसे वापस लाना मुमकिन नहीं होगा। आप जानती हैं, वो हमारे खानदान का वाहिद चश्म चिराग है। अगर वो हमसे दूर चला गया तो हमारी नस्ल का तसलसल खत्म हो जाएगा। हमें दानिशमंदी से काम लेना होगा। दादा जान, जो अब तक खामोश थे, अपनी चिड़ी पर झुके सर को उठाकर धीमी आवाज में बोले। मीरशाह ठीक कह रहा है। दाइन को खोना हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। हमें इसकी बात माननी होगी, वरना मामला हमारे हाथों से निकल जाएगा। बीजान ने एक लम्हे के लिए सोचा, जैसे ही अपने अंदर के जज्बात को काबू करने की कोशिश कर रही हो। उनकी आंखों में वही सख्ती थी, लेकिन वो इस वक्त हालात के आगे झुकने पर मजबूर नजर आई थी। ठीक है, दाइम को पैगाम भेज दो कि हम उसकी शर्त मानने के लिए तैयार हैं। नवाल के साथ कोई जुल्म ज्यादती नहीं किया जाएगा और उसके साथ वैसा ही सलूक होगा जैसे इस हवेली की बहू के साथ होना चाहिए। उसे बताओ कि वो वापस आ जाए। ये कहते हुए बीजान
अपनी जगह से उठ गई। उनकी आंखों में गुस्से के आसार अब भी काफी थे। 2 माह का सब कैसे बीता उन्हें मालूम ही ना था। वहाँ उसकी खामोशी और पुरसुकून माहौल ने उन दोनों को मजीद करीब कर दिया था। नवाज जो पहले ही एक मासूम और जिद्दी थी, दाइम के साथ रहते हुए आहिस्ता आहिस्ता समझदार हो रही थी। दाइम के दिल में भी उसके लिए मोहब्बत के जज्बात पहले से कहीं ज्यादा गहरे हो चुके थे। अभी भी वो दोनों बेड पर एक साथ लेटे थे। दाइम ने उसे नरमी से गले लगाया हुआ था और वो उसके सीने पर सर रखे अपनी बातों में मसरूफ थी। उसकी मासूमियत हमेशा दाइम के चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाई थी। दाइम, मुझे बेबी चाहिए, वो अचानक सर उठाकर बोली थी। बेबी कहाँ, क्यों चाहिए तुम्हें? दाइम ने हैरत से उसकी तरफ देखा और उसकी बात को दोहराते हुए कहा, सकीना आंटी की बेटी भी मेरी जितनी है, उसकी भी शादी हुई है और उसका भी एक बेबी है। वो इतना छोटा और प्यारा है, इसलिए मुझे भी बेबी चाहिए। वो फौरन से बोली थी। उसकी मासूमियत और बच्चों जैसी ख्वाहिश पर वो हंस पड़ा। अच्छा, मेरे बेबी को बेबी चाहिए? उसकी मुस्कुराहट में शरारत भी शामिल हो गई थी। हाँ, नवाल ने फौरन सर हिलाकर कहा। चलो फिर, बेबी लेने के लिए जो कहूँगा वो करना पड़ेगा, ठीक है? वो मासूमियत से बोली थी। वह गहरा मुस्कुराया। चलो फिर, मेरे पास लेटो। नवाल के शर्माते हुए दाइम के चेहरे की तरफ देखा, फिर आहिस्ता से उसके लबों से हल्की सी बाइट कर दी। दाइम ने पुरसुकून होकर अपनी आंखें बंद कर ली। अब मेरे ऊपर आओ, वो सरगोशी अंदाज में बोला था। वो थोड़ा झिझकी थी, लेकिन दाइम की मोहब्बत और खुलूस ने उसे एतमाद दिया हुआ था। वो आहिस्ता से दाइम का करीब होकर उसके ऊपर आकर बैठ गई। दाइम की धड़कनें तेज हो गई थी। नवाल के कुछ करीब होने से उसके जज्बात का बंध टूटने लगा था। उसने देख प्यार होते नवाल की सुराहीदार गर्दन की तरफ झुकते हुए उस पर अपने होंठ रख दिए। नवाल ने एक लम्हे के लिए सुकून महसूस किया, लेकिन जैसे ही दाइम की चीखें बढ़ने लगी, वो सिसकने लगी। दाइम की कुर्बत और जज्बात की शिद्दत उसकी बर्दाश्त से बाहर होने लगी। वो अचानक रोने लगी। उसके आंसू दाइम के दिल पर गिरे, जैसे किसी ने गर्म लोहा रख दिया हो। वो फौरन पीछे हट गया और खुद को कोसने लगा। उसने जल्दी से नवाल को गले लगाया, उसके आंसू साफ किए। बस अब कुछ नहीं करूंगा, रोना बंद करो। नवाल वो उसको सीने से लगाए नरमी से बोला था। दाइम, मुझे दर्द हो रहा था, वो हिचकियों से रो रही थी। मुझे माफ कर दो मेरा जान, तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था, आइंदा नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। दाइम ने उसके माथे पर बोसा दिया और अपनी आवाज को भरपूर नरमी देते हुए कहा था। वो उसके साथ लिपट कर गई थी। दाइम ने उसे मजीद संभाल कर उसे करीब कर लिया और उसे सुकून देने के लिए उसके बालों में हाथ फेरने लगा। उसकी आंखों से आंसू थम गए, लेकिन दाइम की बेचैनी बढ़ गई। वो अब अपने मुंह और जज्बात को संभालने की कोशिश कर रहा था जो उस मासूम की कुर्बत में मचलने लगे थे। वो अपने कमरे में अलमारी से कपड़े निकालकर ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। सूरज की हल्की रोशनी खिड़की के पर्दों से छनकर कमरे में दाखिल हो रही थी। नवाज भी करीब ही बेड पर बैठी हुई थी। उसकी नजरें दाईं पर जमी हुई थी। जो ब्लैक शर्ट पहनते हुए खासा मसरूफ और हैंडसम लग रहा था। अचानक उसके फोन की घंटी बजी। उसे फोन उठाया। स्क्रीन पर बाबा जान का नाम देखकर रुक गया। जी बाबा जान, खैरियत? उसने फोन कान से लगाया। दूसरी तरफ से मीर शाह की गहरी और सुकून आवाज सुनाई दी। दाइम बेटा, हम सब ने फैसला कर लिया, तुम्हें और नवाल को अब किसी किस्म की जबरदस्ती या ज्यादती का सामना नहीं करना पड़ेगा। बीर जान ने नवाल को अपनी बहू के तौर पर तस्लीम कर लिया है। हम सब उसे मना चुके हैं। तुम दोनों अब वापस आ जाओ। उनकी बात सुनकर दाइम के हाथ लम्हा भर को रुक गए। ये सब अचानक कैसे हुआ? बीर जान मान गई? वह हैरान हुआ था। हाँ बेटा, ये सब तुम्हारी जिद और नवाल के लिए तुम्हारी मोहब्बत की देखकर हुआ है। हमें एहसास हो गया है कि नवाल हमारी बहू है और उसे वैसा ही मकाम मिलना चाहिए। अब कोई मसला नहीं होगा। दाइम ने गहरी सांस ली और कुछ लम्हे के लिए खामोश रहा। ठीक है बाबा जान, मैं कुछ दिनों में नवाल के साथ हवेली में वापस आता हूँ। कुछ देर के बाद वो बोला था। यही बेहतर है बेटा, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। फोन बंद करते हुए दाइम ने कुछ सोचते हुए एक नजर नवाल पर डाली, जो खामोशी से उसे देख रही थी। बाबा जान का फोन था। वो चाहते हैं कि हम हवेली वापस चलें। सबने तुम्हें अपना लिया है, सच मुझे कबूल कर लिया सबने? उसने हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात के साथ पूछा था। हाँ, सबने तुम्हें कबूल कर लिया है नवाल, अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा, वो मुस्कुरा कर बोला था। नवाल ने आहिस्ता से सर हिलाया। उसकी आंखों में खुशी की झलक आ गई थी। दाइम ने नरमी से उसके करीब जाकर उसको सीने से लगा लिया। अब बस तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा, हम जल्दी वापस चलेंगे। उसने खामोशी से इस बात में सर हिला दिया और वो अपने काम की तैयारी में दोबारा मसरूफ हो गया। उसके चेहरे पर अब सुकून और खुशी के तासुरात नुमायां थे। वो भी अपनों से मिलने के लिए बेताब था। दोपहर का वक्त था। हवेली के दरवाजे पर गहमा गहमी थी। मुलाजमीन हाथों में गुलाब के फूल लिए कतार में खड़े हुए थे और हवेली के बड़े दरवाजे को रंगीन फूलों की माला से सजाया गया था।
दरवाजे के करीब दादा जान, बीजान और मिर्जा और चची जान खड़े थे, जिनके चेहरों पर मुस्कुराहटें नुमायां थी। सबको मालूम था कि आज 3 माह बाद दाइम और नवाल वापस आ रहे हैं और ये लम्हा उनके लिए खुशियों का बाइस था। जैसे ही गाड़ी दरवाजे पर आकर रुकी, दाइम ने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकला। वह सियाह शलवार कमीज में हमेशा की तरह बावकार लग रहा था। नवाल भी आहिस्ता से निकली, आसमानी रंग के लिबास में बच्चों जैसी मासूम मुस्कुराहट लिए। मुलाजमीन ने उन दोनों पर गुलाब के फूल निछावर किए और हवेली का माहौल खुशबू से मुअत्तर हो गया था। दादा जान ने आगे बढ़कर दाइम को गले लगा लिया। उनकी आंखों में खुशी और फखर का मिला जुला तासुर था। बेटा, तुम्हारे वापस आने से हवेली की रौनक लौट आई है, दादा जान ने जज्बात से लबरेज लहजे में कहा था। आपकी दुआ है दादा जान। दाइम ने नरमी से दादा जान के हाथ थाम लिए। इसके बाद भी जान ने आगे बढ़कर उन दोनों को दुआ और प्यार दिया। मीर शाह ने भी मुस्कुराते हुए दाइम को गले लगा लिया। नवाल के चेहरे पर खुशी और हैरत के मिले जुले तासुरात थे। वो बच्चों की तरह मुस्कुराते हुए सबका इस्तकबाल देख रही थी। उसकी आंखों में खुशी की चमक नुमायां थी। हवेली के अंदर दाखिल होते ही मुलाजमीन ने रास्ते में फूल बिछा रखे थे और हर तरफ मोहब्बत और अपनायत का माहौल था। नवाल दाइम के साथ साथ चलते हुए कभी हवेली को देखती और कभी लोगों की मोहब्बत भरी मुस्कुराहटों को। वो दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि ये खुशियाँ हमेशा कायम रहें। जल्द ही सब दस्तरखान पर जमा हो गए। खाने की मेज रंग बिरंगे खानों से सजी हुई थी। सबने हंसी मजाक के दरमियान खाना खाया। नवाल हर किसी के साथ पूरी इत्मीनान से बात करती नजर आ रही थी और दाइम उसे देखकर दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि उसका फैसला दुरुस्त साबित हुआ था। खाना पुरसुकून माहौल में खाया गया था। उन दोनों को हवेली आए काफी महीने हो गए थे। सबका रवैया नवाल के साथ बदल गया था। वो तितलियों की तरह पूरी हवेली में उड़ती फिरती थी, मगर कोई रोक टोक न थी। बीजान भी अपना दिल उसकी तरफ से साफ कर चुकी थी, क्योंकि वो अपने होनहार पोते को उसकी वजह से खोना नहीं चाहती थी। वो भी ऑफिस से हवेली लौटा था कि दादा जान ने उसको बुला लिया। वो खामोशी से उनके कमरे के दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर दाखिल हुआ। दादा जान अपनी आराम कुर्सी पर बैठे हुए थे और उनके चेहरे पर एक संजीदा के साथ नर्म सी मुस्कुराहट थी। आओ बेटा बैठो, दादा जान ने मोहब्बत से कहा। वो उनके करीब सोफे पर बैठ गया और एहतराम से उनकी तरफ देखने लगा। जी दादा जान, आपने बुलाया था। दाइम, तुम जानते हो कि ये खानदान तुम्हारे दम से कायम है। तुम हमारे इकलौते वारिस हो और हम चाहते हैं कि ये विरासत तुम्हारी नस्ल तक जाए। तुम हमें पोते की खुशी दो। वो बिला किसी तमहीद के साफ गोई से बोले थे। दाइम उनकी आखिरी बात पे चौंक गया था। हाँ बेटा, अब वक्त आ गया है कि तुम हमें एक पोते की खुशी दो। नवाल के साथ तुम्हारी शादी को कुछ वक्त हो चुका है। अब सब चाहते हैं कि अब हमारी अगली नस्ल की बुनियाद रखी जाए। उसने दादा जान की बात सुनकर गहरी सांस ली थी। दादा जान, नवाल अभी बहुत छोटी है। वो सिर्फ 15 साल की है। मैं जानता हूँ वो इस जिम्मेदारी को नहीं समझ सकती। बेटा, एक लड़की 13 साल की उम्र में बालिग हो जाती है, ये कुदरती बात है। नवाल तुम्हारे साथ बहुत अटैच है और अगर तुम उसे मोहब्बत और नरमी से समझाओगे तो वो तुम्हारी बात जरूर मान लेगी। हमें यकीन है वो तुम्हारी खुशी में अपनी खुशी देखेगी। वो तो जैसे हथेली पे सरसों जमाए बैठे थे, वो बेबस हुआ। उसका चेहरा किसी गहरे इसराब का शिकार हो रहा था। दादा जान, मैं नवाल को समझाऊंगा, लेकिन मुझे खुद वक्त चाहिए। मैं इस मामले में जल्दी नहीं करना चाहता। वो मेरे कांच की गुड़िया की तरह है। मैं नहीं चाहता कि किसी भी वजह से उसके दिल या जिस्म पर कोई बोझ आए। वो तहम्मुल से अपने दिल की बात कह गया। बेटा, हमें मालूम है कि तुम उसे कितना चाहते हो, लेकिन एक बात याद रखो, हमारी नस्ल का तसलसल जरूरी है। ये हवेली, ये जमीन, ये विरासत सब तुम्हारी जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी का हक तब अदा होगा जब हमारी अगली नस्ल का वजूद होगा। दादा जान ने नर्म लहजा में उसे समझाए। वो खामोशी से उनकी बात सुनता रहा। वो अंदर ही अंदर शिष्यपंज में रंग मुबतला था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो इस मामले को कैसे संभाले। नवाल की मासूमियत और कम उम्री उसके दिल में बार बार आ रही थी और वो दादा जान की ख्वाहिश के आगे बेबस महसूस हो रहा था। ठीक है दादा जान, उसने मिलाकर आहिस्ता से कहा, मैं आपकी ख्वाहिश को जल्द पूरा करने की कोशिश करूंगा। दादा जान ने मुतमिन होकर उसके कंधे पर हाथ रखा। हमें तुम पर भरोसा है बेटा, तुम हमारे खानदान की उम्मीद हो। दाइम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया, लेकिन उसके दिल में एक बोझ सा महसूस हो रहा था। उसने नवाल के लिए बहुत ही ख्वाब देखे थे। वो उसकी तालीम मुकम्मल करवाना चाहता था और वो नहीं चाहता था कि कोई भी ऐसा फैसला जो उस मासूम की जिंदगी पर असर डाले। लेकिन दादा जान की ख्वाहिश और
खानदान की उम्मीदों के आगे उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो परेशान सा चेहरा लिए कमरे में दाखिल हुआ था। उसके कदमों में वो ठहराव न था जो आमतौर पर उसकी शख्सियत दर्शाता। नवाज जो बेड पर बैठकर उसके मोबाइल पर कार्टून देखने में मगन थी। क्या हुआ, थके हुए लग रहे हैं आप? वो उसकी तरफ देखते ही मुस्कुराकर बोली थी। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा परेशान हूँ। उसने नवाज की तरफ देखा और हल्के से सर हिलाया। परेशान क्यों है, मुझे बताएं, शायद मैं कुछ कर सकूं। नवाज ने मोबाइल एक तरफ रख दिया और करीब आकर उसके हाथ थाम लिए। वो मुस्कुराकर उस नन्हे हाथों को देखने लगा जिसमें उसके हाथ थे। तुम्हें याद है तुमने कहा था कि तुम्हें बेबी चाहिए? उसकी बात पर नवाल की आंखों में खुशी की चमक आ गई। हाँ चाहिए, कब मिलेगा मुझे बेबी? वो अपनी अगली मासूमियत से बोली थी। नवाल, तुम्हें मालूम है कि बेबी कैसे आता है? दाइम ने गहरी सांस ली और उसकी तरफ संजीदा से देखकर कहा। नवाल ने उलझन भरी नजरों से उसे देखा और नफी में सर हिला दिया। नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन आप तो सब कुछ जानते हैं ना। आप ही बेबी ले आए। दाइम का हल्का सा मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में एक बेचैनी छुपी हुई थी। नवाल, बेबी लड़कियां पैदा करती हैं, लेकर नहीं आते कहीं से। उसकी बात पे नवाल ने हैरत से आंखें फैलाई। क्या वाकई? मुझे तो ये भी नहीं पता, लेकिन मैं क्यों पैदा करूं बेबी? आप पैदा कर देना। दाइम ने उसकी मासूमियत पर बेसहारा कहका लगाया, लेकिन जल्दी संजीदा हो गया। नवाल, बीवी होने के नाते ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन तुम अभी बहुत छोटी हो। मैं तुम्हें इस सब के लिए मजबूर नहीं करना चाहता। नवाल ने गर्दन झुकाकर सोचने वाले अंदाज में सर हिलाया। अगर ये मेरी जिम्मेदारी है तो ठीक है, मैं कर लूंगी, लेकिन ये कैसे होगा? दाइम ने उसके सवाल पर कुछ लम्हे खामोशी अख्तियार की थी। ये बातें तुम्हारे समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हें वक्त दूंगा। जब तुम इन बातों को समझने के काबिल हो जाओगी तभी हम इस बारे में सोचेंगे। वो आहिस्ता से उसको सीने से लगाकर बोला था। नवाल ने मोहब्बत से उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। ठीक है दाइम, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। आप मेरे लिए सब कुछ हैं। दाइम ने मुस्कुराकर उसके माथे पर नरमी से बोसा दिया। वो खुद से वादा किया वो उसे कभी किसी दबाव या तकलीफ में मुब्तला नहीं करेगा। उसकी मासूमियत और उसकी भरोसेमंद मुस्कुराहट ने दाइम को दिल से सुकून बख्शा था, मगर अंदर ही अंदर वो दादा जान की ख्वाहिश के बोझ तले दब रहा था। 3 साल बाद आज उसकी 18वीं सालगिरह थी। आज वो पूरे 18 साल की हो गई थी। इस 3 साल के अरसे में दाइम शाह की मोहब्बत ने उसे एक हसीन दोशीज़ा बनाकर उभारा था। वो याकूती हुस्न के मालिक थी जो उसे देखता देखता ही रह जाता। वो इस कदर हसीन व जमील थी, मगर दाइम शाह अब तक अधूरा था। उसने उसके बड़े होने का बड़ी शिद्दत से इंतजार किया था और अपने मुंहजोर जज्बों को 3 साल से सुलाता आ रहा था। उसने दादा जान और वी जान को भी अपने 3 साल के इंतजार की सूली पर लटका रखा था, जो उस पोते की ख्वाहिशमंद थे, मगर उसके कहे के मुताबिक नवाल के 18 साल होने का इंतजार कर रहे थे। रात के सालगिरह की तकरीब के बाद वो थकी हुई वार्डरोब से ड्रेस चेंज करके ड्रेसिंग टेबल के आगे बैठी अपने हाथों पे लोचन लगा रही थी। दाइम अब कमरे में नहीं आया था, वो दोस्तों में बैठा था। अभी उसको कुछ देर हुई थी कि कमरे का दरवाजा खुला। उसने मुड़कर देखा तो दाइम उसको देखकर मुस्कुराता हुआ उसकी जानिब आया। मेरा 3 साल का सब्र खत्म हुआ, अब तुम नहीं बचोगी, वो कहते ही साथ खींचकर उसको अपने साथ लगा चुका था। वो शर्माकर निगाहें झुका गई। जानती थी उसने अपने दाइम को बहुत इंतजार करवाया था। दाइम ने उसको अपनी बाहों में भर लिया और उठाकर बेड पर ले गया। वो शर्म से सुर्ख पड़ती आंखें बंद कर गई थी। दाइम ने आगे बढ़कर तमाम लाइट्स ऑफ कर दी और शर्ट लेस होता उस पर झुक गया। उसकी गुर्बत पाते ही दाइम की 3 सालों की तचंगी और प्यास मिटी थी। वो दोनों आज की रात मुकम्मल हुए थे। वो एक दूसरे